ओके 10 क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। सेकेंड लाइफ प्रोसेस है और रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग है। तो मैं यहाँ पे आपको नोट्स में इसका सारा कंटेंट अवेलेबल करवा रही हूँ और साथ में जो टॉपिक्स पे पॉसिबल है उनमें मैं आपको यूट्यूब वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रही हूँ। आप उन्हें देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो, एनिमेशन डायग्राम से, एनिमेशन वीडियो से। और जो डिटेल है एनसीईआरटी का सीक्वेंस कंटेंट जिसे आपको एक्चुअल में मेमोराइज करना है और कॉपी में प्रोड्यूस करना है, वो सीक्वेंसिंग मैं आपको नोट्स में दे रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन हाइलाइटर यहाँ पे साथ में चलेगा जब मैं आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है। तो रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मेन स्टेप्स होते हैं जो ऑन पेपर लिखे जाते हैं। एक होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन को लेना और उसके बाद उस ऑक्सीजन को यूज करके उससे एनर्जी को रिलीज करना। तो वो कैसे होता है, पहले ऑक्सीजन को लिया जाता है, फिर उस ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड कंटेंट हमारी बॉडी में सेल्स में होता है उसे जलाया जाता है, यानी उसकी बर्निंग की जाती है। केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है उस ऑक्सीजन से। फिर जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी का रिलीज तक का स्टेप है वो रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है, फूड को ऑक्सीजन की हेल्प से जलाकर या ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना। दिस इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में देखो मैंने दो चीजें अंडरलाइन की है। तो सबसे पहले टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद में रिलीज ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग फूड। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो रिएक्शन लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है कि फूड प्लस ऑक्सीजन, यानी फूड रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन ने फूड को ऑक्सीडाइज किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बनाया, प्लस एनर्जी रिलीज हुई। और ये जो एनर्जी है हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी क्या है मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर हम रेस्पिरेशन को थोड़ा सा और एक्सपैंडेड वे में बात करें तो रेस्पिरेशन के चार मेन स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले है ब्रीदिंग। ठीक है, जैसे हम ये ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है या जो हायर एनिमल्स है उनके बारे में ये स्टेप चार है। सबसे पहले ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी कि जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, वो ब्रीदिंग हो गया। फिर वहां से ये जो एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन वो कहाँ पहुंच रही है, वो लंग्स तक जा रही है। लंग्स में रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक है, जहां पर कि एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो अब वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए जा रही है, लंग्स तक का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। फिर लंग्स से जो बॉडी में हर टिश्यू में हर सेल के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंच रही है वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। फिर सेल के अंदर जाकर के वो ऑक्सीजन क्या कर रही है, फूड को यानी ग्लूकोज को जला रही है, बर्न कर रही है, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया। तो हायर एनिमल्स में ये चार मेजर स्टेप्स हैं, ब्रीदिंग, फिर लंग्स तक में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर लंग्स से बॉडी की हर सेल सेल तक पहुंचना इंटरनल रेस्पिरेशन, और फिर सेल के अंदर, अभी सेल तक पहुंची है, सेल के अंदर नहीं गई है, अब सेल के अंदर जाकर के फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन हायर एनिमल्स में रेस्पिरेशन के स्टेप्स है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर यानी ये चौथे वाले स्टेप की, फोर्थ स्टेप की बात हो रही है। और ये फोर्थ स्टेप सेल्यूलर रेस्पिरेशन टू टाइप का हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिया है। एरोबिक यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। मैं पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करती हूँ। एरोबिक यानी कि विद द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो फूड को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया जाएगा, जलाया जाएगा, तो उसकी कंप्लीट बर्निंग हो जाएगी। केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो सबस्ट्रेट यानी कि फूड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, पूरी तरह से उसका फूड का सारा कार्बन कंटेंट CO2 में और हाइड्रोजन कंटेंट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो इस कहानी पे हमेशा जो एनर्जी की क्वांटिटी रिलीज होती है वो लार्ज होती है। ठीक है,
और ये रिएक्शन कहाँ होता है, ये दो जगह पर होता है। इसका पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है और दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आई एम टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद ये जो पाइरुविक एसिड है इसे पाइरुवेट भी कहते हैं, और यहाँ पे खाली पाइरुविक लिखा है, इसके आगे एसिड भी होगा, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट दोनों वर्ड यूज होते हैं। ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, तो साइटोप्लाज्म से लिक्विड से अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं पाइरुवेट मॉलिक्यूल, और वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल से जो है CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और जितनी भी एनर्जी बनती है वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से कितने ATP बन रहे होते हैं, 38 ATP प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उसके प्रोडक्ट CO2 और वाटर नहीं बन पाते। अब उसके कुछ नए प्रोडक्ट्स हमें दिखते हैं, वो है इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। क्योंकि इनकम्प्लीट रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो एनर्जी लिबरेट होती है वो कैसी होती है, बहुत लेस होती है, मच लेस होती है, और द रिएक्शन अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म। इसमें वो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्टेप नहीं होता है, खाली साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन का पहला स्टेप तो यहाँ पर सेम ही होता है कि ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट बनता है, लेकिन पाइरुवेट आगे क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर पाता माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के, वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है, और साइटोप्लाज्म में वो इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और इसमें देखो कितनी कम एनर्जी, सिर्फ 2 ATP बन रहे हैं, इसमें 38 ATP बन रहे हैं और यहाँ पर टोटल 2 ही ATP बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से खाली 2 ATP एनर्जी बन पाती है। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक इंपॉर्टेंट बात है, anaerobic respiration occurs in human muscles when glucose break down in lactic acid and energy the lactic acid produced in muscles cause cramp। जनरली जो anaerobic respiration होता है वो ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, वो हायर एनिमल प्लांट्स में नहीं मिलता है, वो छोटे और जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनमें मिलता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलता है कब, जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है और जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्लड से हो रही होती है वो ऑक्सीजन जब कम पड़ जाती है तो मसल के अंदर फर्दर एनर्जी के लिए एनारोबिक यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, और उससे साइटोप्लाज्म में बहुत सारा लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो जाता है और थोड़ी बहुत एनर्जी 2 ATP के बराबर की एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, और जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो मसल में क्रैम्प प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसको कैसे रोका जा सकता है, तो अगर हम वहां पर उसी टाइम जब क्रैम्प आ रहा है मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दें, तो जितना भी लैक्टिक एसिड बना था वो आगे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके CO2 वाटर बना देगा, और जैसे जैसे लैक्टिक एसिड खत्म होता जाएगा क्रैम्प भी हटता जाएगा। और इसको ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ानी होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है जैसे अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी वहाँ पे डालेंगे उस बॉडी पार्ट पर तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड की गर्म होकर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन जल्दी पहुंचेगा तो क्रैम्प में रिलीफ होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर कहा कि इन रिएक्शन से प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो एटीपी क्या है, एटीपी एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन वाला कार्बन कंपाउंड है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की तरह एक और मॉलिक्यूल होता है एडीपी, और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दोनों का नाम देखो सेम है, एडिनोसिन, बस यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है और यहाँ डाइफॉस्फेट है। एडीपी क्या है, एटीपी और एटीपी में क्या रिलेशन है, तो ऐसा है कि एडीपी एब्जॉर्ब एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू एटीपी। ऐसा है कि एडीपी छोटा मॉलिक्यूल है, एटीपी बड़ा मॉलिक्यूल है। एडीपी
को एटीपी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो एटीपी में कन्वर्ट होगा। अगर सपोज बॉडी के किसी ऑर्गन या ऑर्गेनल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एटीपी से कहेगी कि मुझे एनर्जी दो। इस केस में एटीपी अपने आप को तोड़ेगा, तोड़ के एनर्जी को रिलीज करेगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर सपोज कि फूड के ऑक्सीडेशन से, फूड की बर्निंग से एनर्जी बनी और उसे स्टोर करना है, तो वो एनर्जी एडीपी को कहेगी कि एडीपी तुम मुझे एब्जॉर्ब करो। एडीपी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एडीपी और एटीपी एनर्जी की कॉस्ट पर, रिलीज या एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट पर बनने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। और एटीपी इज यूज्ड to fuel for all other activities in the cell, therefore it is said to be energy currency। ठीक है। एक तो एटीपी मॉलिक्यूल में क्योंकि ये एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से बना होता है, तो इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जब जरूरत हो सेल के हर रीजन में ये एनर्जी का सप्लाई होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट्स और एनिमल के रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? एनिमल के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, मैं हायर एनिमल्स की बात कर रही हूँ, लेकिन प्लांट्स की जो पूरी सरफेस होती है, चाहे रूट है, चाहे उसका स्टेम है, चाहे उसकी लीफ है, हर जगह से रेस्पिरेशन हो सकता है। तो प्लांट में क्या लिखा जाता है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। तो अच्छा, रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग है? प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वो ऑक्सीजन को लेंगे, ऑक्सीजन उनकी बॉडी की, प्लांट बॉडी की हर सेल में जाएगी और हर सेल में जाके उसके फूड कंटेंट को जलाएगी और उससे एनर्जी को जनरेट करेगी। ठीक है। तो ये जो गैसेस का एब्जॉर्प्शन है एयर से, वो प्लांट की पूरी सरफेस पर होता है। तो सबसे पहले हम रूट में देखते हैं। इन रूट में क्या होगा? रूट में रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर से, क्योंकि वो पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, साइमल्टेनियसली वो गैसेस को भी लेते हैं, और वो गैसेस जो होती हैं वो रूट की सेल्स पर पहुंचा दी जाती हैं। और ये प्रोसेस कैसे होता है? डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन आपको पता है, डिफ्यूजन में गैसेस या कोई भी लिक्विड कहाँ बहता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाता है। तो बाहर एयर में ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा है और रूट सेल्स में कम है, तो रूट सेल्स की तरफ भागेगा ऑक्सीजन। ठीक है। तो डिफ्यूजन से वो उनके अंदर जाएगा रूट हेयर में, रूट हेयर से रूट वाले रीजन की हर सेल के अंदर वो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसी मैनर में जो CO2 जो सेल्स के अंदर बन गया है, ठीक है, वो CO2 एक्सेस में है, वो बाहर निकाल दिया जाएगा, वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, स्टेम में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? स्टेम में बार्क होती है, ठीक है, छाल, और उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन एंटर करती है और CO2 बाहर निकलती है। और स्टेम के बाद में आता है लीव्स। लीव्स की सरफेस पर आप सब जानते हैं, लीव की सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं। ठीक है। तो इन स्टोमेटास के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है और CO2 बाहर निकलती है। ठीक है। तो इस तरह से प्लांट की पूरी सरफेस जो होती है वो गैसियस एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।